तो जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ उनके लिए भी है जो लोग पार्ट 1 40 नंबर का है, खास करके 6 to 12 में या 1 to 5 में भी इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ख़ास करके इन्वायरमेंट साइंस में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 1 to 5 में भी ईवीएस सिलेबस में है इन्वायरमेंट साइंस। तो वहाँ से भी प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक जो वनस्पति है भारत के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो शब्द आ रहा है वनस्पति, वनस्पति का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, चैप्टर का नाम ही है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। तो जो वनस्पति होता है, तो वनस्पति के अंतर्गत सारे जितने भी वृक्ष आते हैं वो भी आएंगे, जो वन में जो वृक्ष होते हैं वो आएंगे। देखिए वन एक व्यापक शब्द है, वन में क्या होते हैं कि पूरे भौगोलिक जैसे वहाँ की ज़मीनें, वहाँ की मिट्टी, वहाँ जो जीव जंतु रह रहे हैं, तो उसका व्यापक मीनिंग होता है। ठीक है, संपूर्ण जो भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उस क्षेत्र में, वो सब को मिला के वन बनता है। लेकिन जब वनस्पति की चर्चा करेंगे तो वनस्पति मतलब केवल पेड़ पौधे, जैसे वृक्ष हो गया, जैसे झाड़ियाँ हो गई, ठीक है, जैसे घास के मैदान हो गए, घास के मैदान हो गए, जैसे बेल हो गए, बेल या लता हो गए, बेल मतलब कटीला पेड़ पौधा, लताएं हो गए। तो जितने भी हैं जंगल झाड़ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो सब वनस्पति के रूप में हम लोग उसी को रखते हैं। वृक्ष हो गया, झाड़ियाँ हो गई, घास हो गए, बेल हो गए, लता हो गए, ये सब क्या है, तो वनस्पति के पार्ट। ठीक है, तो वन और वनस्पति में अंतर होता है। वनस्पति जितने भी पेड़ पौधे से संबंधित जो भी हैं, झाड़ी हो गया, घास हो गया, ये सब वनस्पति होगा। जबकि वन के अंतर्गत हम लोग सारा भौगोलिक सिचुएशन, संपूर्ण जो वन्य जीव वहाँ पे रहते हैं या आसपास का जो वातावरण है, सबको जब हम समाहित कर लेते हैं तो उसको हम लोग वन बोलते हैं। तो वातावरण प्लस जो भी जंगली जानवर, जो भी जानवर रहते हैं, तो इसको हम लोग वन्य जीव बोलते हैं। वन्य जीव को भी उसमें समाहित किया जाता है। उसके बाद प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से जो भी वस्तुएं हैं सब उसमें समाहित होते हैं वन के अंतर्गत। ठीक है, तो वन और वनस्पति में दोनों में अंतर है, ये समझ गए होंगे। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस वनस्पति समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगती है और उनका विभिन्न प्रजातियां वहाँ पाई जाती है और वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी तथा जलवायु परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेती है। ठीक है, तो हर एक जगह परिस्थिति अलग अलग होगा और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वन होंगे। जैसे ये आप देखते होंगे पश्चिमी घाट, ये वाला पोर्शन जो है पश्चिमी घाट वाला भारत का, और फिर आपका उत्तर पूर्वी हिमालय का जो पार्ट है ये वाला पोर्शन, यहाँ सदाबहार वन होंगे, यानी सदा सालों भर जो है हरे भरे होते हैं। कहेंगे क्या इनकी पत्ती गिरती नहीं? गिरती है, 10 पौधे की गिरी तो दूसरा टाइप का जो पौधा उसमें पत्ती नहीं निकल गई। तो आपको सदा सालों भर लगेगा कि यहाँ पे जो है हरा भरा ही है, सालों भर जो है हरा भरा दिखेगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सदाबहार वन। जैसे सदाबहार नगमे जो होते हैं गाने, सब दिन लोग पसंद करते हैं, नए लोग भी पुराने लोग भी, उसको सदाबहार कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से वन भी होता है जिसमें सब दिन हरे पत्ते, आपको हरियाली छाई रहेगी। तो वैसे वन, और ख़ास करके वर्षा वन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। जैसे ये पश्चिमी घाट में आपको दिखाई देगा। फिर आपका जो पूर्वी पार्ट है भारत का, जहाँ पे बंगाल की खाड़ी के नदी जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा जो कि हमने आपको बताया था, जो यहाँ पे मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया। तो ये सब जो क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आपको वन भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो सदाबहार वन होते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो वन का जो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखिएगा पूरे देश में, तो सबसे ज़्यादा वन आपको दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा पर्णपाती वन। कौन सा वन? पर्णपाती। पर्णपाती वैसे वन होते हैं जो एक समय होगा जो अपनी पत्ती सारे उसके झड़ जाएंगे, फिर नए पत्ते, बरसात आते आते फिर नए पत्ते उसमें निकल जाते हैं, तो पर्णपाती वन उसको बोलते हैं। जैसे बिहार में भी आपको पर्णपाती वन है। एक आर्द्र पर्णपाती होता है जहाँ पे वर्षा की मात्रा जो है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होगी, तो वो आर्द्र पर्णपाती वन होता है, यानी जिसमें जलवायु में जल की मात्रा ज़्यादा रहती है।
जहाँ पे शुष्क वातावरण रहेगा, कम जल की मात्रा होगी, जैसे आपके बिहार में कैमूर रोहतास का एरिया हुआ, तो ये शुष्क पर्णपाती वन हो जाता है। क्या हो जाता है? शुष्क पर्णपाती। तो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में अगर देखा जाए तो वो पर्णपाती वन ही है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन पाए जाएंगे उनको हम लोग बोलते हैं पर्वतीय वन। खास करके हिमालय के क्षेत्र में आप देखेंगे शंकुधारी वन है, या हिमालय के तराई साइड में, नेपाल के साइड में वन है, तो ये सब सारे पर्वतीय वन कहलाते हैं। दलदली क्षेत्र भी रहता है, वहाँ पर भी ये वन होंगे। उसके बाद मैंग्रोव वन देखिएगा, जहाँ जहाँ समुद्र के किनारे जहाँ पे लवणीय मिट्टी है, ठीक है, लवणीय मिट्टी है, तो इसको हम लोग ज्वारीय वन भी कहते हैं। ज्वारीय को ही हम लोग मैंग्रोव वन भी कहते हैं। खास करके ये समुद्र के तटीय भाग जहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती है वहीं पे आपको ये दिखाई देगा। तो मैंग्रोव वन, खास करके सुंदर वन का जो डेल्टा है वो भी एक मैंग्रोव वन है। सुंदरी नामक वृक्ष है, इसीलिए उसका नाम सुंदर वन का डेल्टा पड़ा है। ये गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी के मुहाने पर स्थित है। जब दो नदियां मिलती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो मेघना बनाती है, मेघना, तो उसी के आसपास आपको मैंग्रोव वन भी दिखेगा। कटीले वन ये आपको राजस्थान में दिखाई देंगे, मरुस्थल में। मरुस्थल जो मरुभूमि है वहाँ पे आपको कटीले, नागफनी, कैक्टस, बबूल, ठीक है, ये सब आपको दिखाई देते हैं। ये सब सारे कटीले वन होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रकार के वन के बारे में आप समझ गए होंगे। जहाँ पे जो कटीले वन होंगे, कांटे, जहाँ की पत्तियाँ, जिस पेड़ पौधे की पत्ती जो कन्वर्ट हो जाती है किस में, तो सूल में, कांटे में, ठीक है। वास्तव में कांटे भी एक प्रकार के क्या है, पत्ती ही होता है। पत्ती कांटे में इसलिए परिवर्तित हो जाती है कि कम से कम उसका जो है जलवाष्प, जैसे गर्मी चूँकि ज़्यादा पड़ती है, शुष्क जो है वहाँ की जलवायु होती है, तो कम से कम पानी का क्षय हो, इसलिए जो पत्तियाँ होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो आपके सूल में, कांटे में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग वन दिखाई देते हैं। तो ये आपको चित्र के सहारे हमने आपको समझाने का प्रयास किया। बाकी अब हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और भारत उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश की जलवायु के कारण भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भिन्नताएं आपको दिखाई देगी। जहाँ वर्षा की मात्रा कम होगी वहाँ मरुस्थलीय वन या कांटेदार वन होंगे। समुद्र के किनारे जहाँ पे लवणीय मिट्टी होगी, ज्वारीय वन या उसको मैंग्रोव वन कहेंगे। उसके बाद मैक्सिमम क्षेत्र में जो है पर्णपाती वन है, जिसमें एक समय आएगा सारी पत्तियां झड़ जाएगी, फिर उसमें नए पत्ते निकलते हैं। कुछ वन सदाबहार वन है जिसमें इतनी विविध प्रजातियां के वनस्पति हैं कि किसी का झड़ता तो सबका है पत्ती, ऐसा नहीं है कि उस वन का पत्ती नहीं झड़ता है, लेकिन चूंकि इतने सघन मात्रा में हर एक विविधता वाला पेड़ पौधा है कि किसी का झड़ा तो उस समय किसी में हरा भरा है पत्ता, तो समय पीरियड सबका अलग अलग होता है, तो इस कारण से वो हरा भरा दिखता है, ठीक है, ये रीजन होता है। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। शीतोष्ण, देखिए सबसे पहले जैसे भारत का अगर बात करें, चलिए ये मैप बना, इसी को देखते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये सब आपका किस में आ जाएगा, जो कर्क रेखा गुजरती है जिस भारत के बीचों बीच से, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय है। लेकिन जो जो हम ऊपर जाएंगे तो वो शीतोष्ण कटिबंधीय है, यानी शीत और उष्ण दोनों प्रकार की जलवायु है, इसलिए शीतोष्ण कहते हैं। तो भारत में जो है विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। जैसे हिमालय पर्वत पर अगर देखिएगा, चूंकि वो ऊपर में, उत्तर में, और ऊंचाई के कारण वहाँ पे जो जलवायु है शीतोष्ण है। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन एवं मैंग्रोव वन, तथा राजस्थान में मरुस्थलीय या जो है शंकुधारी वन, ठीक है, जो सूल वाला है, कांटे वाले, कांटेदार। और जो शंकुधारी जो होता है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, शंकु के तरह, वो आपको सबसे ऊंचा वाला जो हिमालय का पोर्शन है वहाँ शंकुधारी वन आपको मिलते हैं, ठीक है। तो चूंकि अलग अलग जलवायु है, अलग अलग कह सकते हैं कि मौसमी सिचुएशन है भारत में, तो इसलिए जो वन के क्वालिटी भी सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भी भारत की वनस्पति क्षेत्र में भी आपको भिन्नताएं दिखाई देगी, ठीक है। जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पे कटीले वन होंगे। जो हिमालय वाला पर्वतीय क्षेत्र है शंकुधारी वन मिलेगा ऊंचाई के कारण। फिर आपको सदाबहार वन में सघन वन मिलेगा, चूँकि वहाँ सालों भर वर्षा भी होती है, साथ साथ जो है
वहाँ की मिट्टी और वहाँ की जो ज्वारीय उन्मुख जो है ज्वारीय वन इस कारण से मिलते हैं। तो मिट्टी और जलवायु में भिन्नता के कारण भारत की वनस्पति में क्षेत्रीय भी भिन्नताएं दिखाई पड़ती है। तो एक तो जलवायु के कारण होता है, दूसरा मिट्टी के कारण भी अलग अलग क्षेत्रों में वन की जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है। ठीक है, भारत में वनस्पतियों को इस विभिन्नता के आधार के कई कारण हैं। वो कारण क्या है? पहला तो भारत का बृहद भौगोलिक आकार, बहुत बड़ा क्षेत्र में भारत फैला है। उसके बाद इसकी अक्षांशीय स्थिति के बारे में अगर आप देखिएगा तो अक्षांशीय स्थिति भी बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के लगभग 38 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट तक है लगभग। तो ये अपने आप में 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये उष्णकटिबंध में आएगा, कुछ शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। तो इस तरीक़ा से अक्षांशीय स्थिति के कारण। उसके बाद जो भारत का लगभग आप देखेंगे कि 7500 किलोमीटर के आसपास जो है वो समुद्र तटीय जलवायु के कारण जो है यहाँ पे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है, जिस कारण से यहाँ की अलग वनस्पति देखने को मिलेगी। स्थलाकृति, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो उस कारण से भी भूमि का अलग अलग आपको जो है क्वालिटी है और उस कारण से वन है। उसके बाद जलवायु की विविधता, तो जलवायु वाला तो है ही विविधता, अभी हमने आपको बताया ही। प्राकृतिक वनस्पति का ऊर्ध्वाधर वितरण, अब हम दो प्रकार से इसको बांट सकते हैं। एक तो तापमान के आधार पर ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊपर से नीचे आप देखिएगा। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगेगा। जो जो आप हिमालय की तरफ जाइएगा ऊंचा वाले क्षेत्र में, तो वहाँ टेम्परेचर घट जाएगा। तो जिस कारण से वहाँ पे जो वन होंगे वो आपके क्या होंगे, तो वो ठंड में जो उगने वाले वन हैं, शंकुधारी वन हैं, जिसपे कि बर्फबारी होगी तो वो आसानी से गिर जाए, पत्तों पे, टहनियों पे नहीं अटके, जिससे टहनी ना टूटे, तो उस प्रकार के वन वहाँ दिखाई देंगे। फिर अगर दक्षिण भारत में देखेंगे तो वहाँ पे जो है दक्षिणी पर्वतीय वन है और उत्तर पर्वतीय वन है, दोनों में आपको भिन्नता दिखाई देगा। उत्तर पर्वतीय भिन्न ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्ण कटिबंधीय वनों के साथ साथ टुंड्रा वनस्पति भी पाई जाएगी। जो जो ऊपर जाएंगे बर्फ का सिचुएशन बनेगा तो वहाँ टुंड्रा वनस्पति दिखाई देगा। उसके बाद हिमालय के गिरिपद, जो नीचे वाला एरिया है, जैसे आपका बिहार का पश्चिम चंपारण वाला जो एरिया है, सोमेश्वर की पहाड़ी वाला, ठीक है, शिवालिक की श्रेणी में, तो उसमें पर्णपाती वन आपको देखने को मिलेगा। पर्णपाती में भी कौन सा था? आर्द्र पर्णपाती। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि बिहार में जो वन है वो किस प्रकार का है? पश्चिम चंपारण। सबसे ज़्यादा तो बिहार में वन आपको पश्चिम चंपारण में है, और पश्चिम चंपारण में जो वन की क्वालिटी है वो आर्द्र पर्णपाती है। दूसरा कैमूर और भभुआ है, रोहतास, तो उसमें जो है वो शुष्क पर्णपाती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बीपीएससी पूछ चुका है, शुष्क पर्णपाती कहाँ है और आर्द्र पर्णपाती कहाँ है। तो जहाँ वर्षा या जलवाष्प की मात्रा वायु में ज़्यादा होगी तो वो आपका क्या होगा? आर्द्र पर्णपाती होगी। तो हिमालय के नज़दीक या पहाड़ी एरिया में वर्षा ज़्यादा होती है, जिस कारण से वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। हिमालय के गिरिपद, जो नीचे वाला एरिया, जैसे ये हिमालय है, जैसे ये हिमालय है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होगा हिमालय के नीचे में, ये वाले एरिया में जो होगा पर्णपाती वन होगा। लेकिन जब ऊपर में जाइएगा, यहाँ पर वाला जो एरिया होगा तो बर्फबारी होगा, तो वहाँ टुंड्रा वन होता है। तो वही चीज़ यहाँ समझाने का प्रयास किया गया। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाला एरिया होगा तो हो सकता है उष्ण कटिबंध में आ जाएगा, ऊपर वाला आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे वर्षा के आधार पर भी जो है प्राकृतिक वनस्पति का क्षितिज जो वितरण हुआ वो देखिए। एक तो आपका ऊंचाई के आधार पर हो गया, जो जो ऊंचा जाइएगा इधर उत्तर की तरफ ऊंचाई बढ़ेगा तो जो है वन का क्वालिटी बदलते जाएगा। दूसरा है कि जहाँ जैसा वर्षा होगा उसके हिसाब से होगा। तो सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वर्षा भारत का जो ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है, और भारत का जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये पूर्वी भारत हो गया। तो यहाँ पर जो वन होंगे वो आपके सदाबहार वन होंगे, चूँकि सालों भर वर्षा होगी और 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सदाबहार वन दिखाई देंगे। पश्चिमी घाट और पूर्वी, यहाँ पे लिखा हुआ पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट के पश्चिम के ढाल के तरफ, पूर्वी ढाल वाला नहीं, पश्चिमी ढाल के तरफ, और उत्तर पूर्व ये वाला जो एरिया है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, नागालैंड,
अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद उसके नीचे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस सब में जो वन होंगे वो आपके कौन से वन होंगे, सदाबहार वन होंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्षा 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वर्षा के कारण भी वहाँ वन अलग होगा। उसमें आपको दिखाई देगा रोजवुड, महोगनी का पेड़, एनी का पेड़, एबनी का पेड़, आबनुस का पेड़। और तापमान ज़्यादा नहीं होगा, औसतन तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और ये वन बहुत ज़्यादा सघन परतों वाले होंगे, सघन होंगे। यहाँ पत्ते झड़ने, फूल लगने, फल लगने का समय अलग अलग होता है, जिस कारण से ये सदा आपको हरा भरा दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसलिए सदाबहार वन होंगे। दूसरा है अर्ध सदाबहार। ठीक है, पहला था आपका 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। अब अर्ध सदाबहार वन में क्या होगा, 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होगा। ठीक है, और ये सदाबहार वन की अपेक्षा कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, लेकिन यहाँ भी वर्षा होगी लेकिन उससे कम होगा। ठीक है, इसमें आपको साइडर, होलक, कैल, ये सब आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यानी जो जो जहाँ जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी तो उसमें आपको सदाबहार वन मिलेगा, उससे कम वर्षा होगी तो अर्ध सदाबहार मिलेगा, उससे कम वर्षा होगी तो पर्णपाती मिलेगा, उससे कम वर्षा होगी तो कटीले वन मिलेगा, रेगिस्तान मरुस्थल, उससे भी कम वर्षा होगी तो आपको सवाना टाइप का या मरुस्थलीय वनस्पति मिलता है। तो वर्षा के हिसाब से भी वन का अलग अलग क्वालिटी होगा। तो जो 200 से 250 सेंटीमीटर वाला होता है वो अर्ध सदाबहार वन कहलाएगा, और इसमें आपको साइडर, होलक, केल ये सब प्रजाति के आपको वन दिखाई देंगे। ठीक है, और सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप होते हैं। इसमें सारे वन ना सदाबहार होंगे और ना पूरा आर्द्र पर्णपाती होगा, ये बीच वाला वन की स्थिति है, यानी कुछ पर्णपाती कुछ अर्ध सदाबहार, सॉरी कुछ सदाबहार कुछ पर्णपाती, तो दोनों को मिला के बना है अर्ध सदाबहार। यानी इसका जो वर्षा का जो मात्रा होगा 200 से 250 सेंटीमीटर, ये आपको जनरली दिखाई देगा अर्ध सदाबहार वन कहाँ पर, जहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा पड़ती है। ठीक है, उसके बाद है आर्द्र पर्णपाती वन। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा आर्द्र पर्णपाती वन, ये आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन जैसे आपका हिमालय वाला एरिया है, जैसे बिहार में पूछेगा जो पश्चिम चंपारण है उसमें किस प्रकार के वन हैं, तो याद रखिएगा वहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन है। यहाँ वर्षा 100 से, या बिहार में वर्षा कितनी होती है तो आपको 120 सेंटीमीटर होता है जनरली। ऐसे अगर हिमालय के साइड में देखें तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी राज्य जो भी हैं हिमालय के गिरिपद वाले एरिया में पूर्वी ढालों पर वर्षा जो होगी वो आपको आर्द्र पर्णपाती वन होता है, चूँकि वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होंगे। और इसमें जो वन होगा आप जानते भी होंगे, सौगान हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया जो हम लोग घर में यूज करते हैं लकड़ी, महुआ हो गया, आंवला हो गया, सेमल हो गया, कुसुम हो गया, ठीक है, चंदन हो गया, ये सब जो है आर्द्र पर्णपाती के हैं। और भारत में ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र आर्द्र पर्णपाती का ही है। बसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में ही ये कुछ महीने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इसको आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। या पर्णपाती का मतलब ये हुआ कि पत्ते को गिराने वाला पौधा। ठीक है, दूसरा है आपका शुष्क पर्णपाती वन, जहाँ पे वर्षा या वायु में नमी की मात्रा कम हो, शुष्क हो, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो, जैसे आपका गया रोहतास के तरफ का एरिया, कैमूर भभुआ के तरफ का एरिया। प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों तथा उत्तर प्रदेश या बिहार के मैदानी भाग, ठीक है, में ये आपको मिलेगा शुष्क पर्णपाती वन। तेंदू, जिसका बीड़ी सिगरेट बनता, बीड़ी पहले तेंदुआ का पत्ते का बीड़ी बनाया जाता था ना, बीड़ी जो पहले, अभी भी बूढ़े लोग पीते हैं या कोई भी पी सकता है इसे। पलास हो गया, अमलतास हो गया, बेल हो गया, खैर हो गया, अक्सल उड़ हो गया, ये सब आपको शुष्क पर्णपाती वन में दिखाई देंगे। शुष्क ऋतु प्रारंभ होते ही इनकी पत्तियां झड़ जाती है तथा घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। नहीं, झारखंड में आप जाइएगा तो आपको ये सब दिखाई देगा, आपको शुष्क पर्णपाती वन। अब आज ये कांटेदार वन, खास करके ये जहाँ पे वर्षा कम होगी, बहुत कम, 50 सेंटीमीटर से भी कम। और आपको पता होगा इंडिया में सबसे कम वर्षा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सब क्षेत्र में होगा। तो यहाँ पे आपको बबूल का पेड़, खजूर का पेड़, नीम का, खेजरी का, ये आपको दिखाई देगा।
इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कांटेदार वन, चूँकि इसके पत्तियों में कांटा कांटा आपको दिखाई देगा। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं, ठीक है, झाड़ी टाइप का आपको दिखेगा, पत्ता हरा भरा दिखेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सवाना। सवाना भी एक प्रकार का कहिए ये झाड़ियों से मिलके बनता है, जहाँ पे पेड़ बड़े नहीं हो पाते, छोटे छोटे झाड़ियों टाइप के पेड़ होंगे, झाड़ी टाइप का, तो वहाँ भी वर्षा बहुत न के बराबर होगी, 40 से 60 सेंटीमीटर होगा। तो लंबी लंबी घास कह सकते हैं, एक प्रकार का कटीले वनों का ही निम्नलिखित रूप है, यानी जहाँ पे कटीले वन से भी लो स्तर यानी कह सकते हैं जहाँ पे वो नहीं उग पाते हैं, तो वहाँ पे आपको सवाना टाइप के लंबी लंबी घास टाइप के वन आपको दिखाई देंगे, उसको भी हम लोग सवाना वन कहते हैं। उसके बाद मरुस्थलीय वन, राजस्थान गुजरात के जो शुष्क प्रदेश हैं जहाँ वर्षा 40 सेंटीमीटर से भी कम होती है, खास करके उसमें आपको कैक्टस, नागफनी, एकेसिया दिखाई देंगे और पत्ती लगभग कांटों में परिवर्तित हो जाती है ताकि वाष्पीकरण द्वारा जल का ह्रास को रोका जा सके, कम से कम हो, ठीक है। तो भारत में वनस्पति के क्षैतिज वितरण को तापमान से अधिक वर्षा के माध्यम से बांटा गया। चलिए अब आपको समझ में आ गया कि एक तो आपका हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली हम लोग बांटे उसके जलवायु के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, और वर्टिकली हमने मापा उसको वर्षा के आधार पर वनों के प्रकार, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें अंदर घुसते हैं, क्या कह रहा है देखिए। उत्तर पूर्वी, जो भी आपका उत्तर पूर्वी, जैसे ये भारत है तो ये वाला जो पोर्शन हो गया ये उत्तर पूर्वी वाला पार्ट हो गया। तो ये वाले पोर्शन में जो है उत्तर पहाड़ी श्रृंखला, पश्चिम बंगाल तथा उत्तराखंड की पहाड़ी में चौड़े पत्ते वाले ओक, चेस्टन और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिम भाग में बहुमूल्य प्रजाति के, हिमालय का जो पश्चिम वाला एरिया है, ये वाला एरिया, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो देवदार के वृक्ष आपको दिखाई देंगे। खास करके जम्मू कश्मीर जाइएगा तो वहाँ आपको देवदार का वृक्ष दिखाई देगा, ठीक है। जब आप 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे आगे ऊपर जाएंगे तो ब्लू पाइन और स्प्रूस वृक्ष पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पे कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय, चूँकि जो कि ऊपर जाइएगा शीत का प्रभाव बढ़ेगा, इसीलिए श्रीनगर वगैरह में जाइएगा या हिमाचल में जाइएगा कुल्लू मनाली के तरफ, ठीक है, तो वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन दिखाई देंगे और साथ साथ घास भी उगते हैं। इससे अधिक ऊंचाई पे अल्पाइन वन और चारागाह पाए जाएंगे, लेकिन सबसे ऊपर चले जाइएगा तो वन वहाँ नहीं होगा, वहाँ पे केवल घास के मैदान, वो भी टुंड्रा वन के तहत हम लोग कहते हैं उसको, टुंड्रा वनस्पति, अल्पाइन वन चारागाह कहते हैं, यानी छोटे छोटे आपके वन मतलब घास टाइप के दिखाई देते हैं, ठीक है। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस, लाइकेन आदि पाए जाते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पतियां पाई जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ वनस्पति भी अधिक होगी, और जहाँ सूखा हुआ एरिया है हिमालय का, जहाँ बर्फबारी होती है, तो वहाँ वन आपको कम दिखाई देगा, ना के बराबर, ठीक है। तो ये थे हिमालय का। अब हम लोग दक्षिण भारत का जो पर्वतीय वन है उसके बारे में जानेंगे, जो ये दक्षिण भारत है उसका। तो दक्षिण भारत में एक तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग नीलगिरी की पहाड़ी वगैरह पढ़ते हैं, ये यहाँ पे फिर आपको अनाईमुड़ी या कह सकते हैं दोदा बेटा जो जहाँ पे है, ठीक है, इसको हम लोग इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी कहते हैं। तो ये सब जो एरिया है वो भी वनों से घिरा हुआ है। तो सर्वाधिक वन सदाबहार आपको हमने बोला था पश्चिमी घाट और किधर है, पूर्वी हिमालय का जो पोर्शन है वहीं पे है। तो पश्चिमी घाट के वन के बारे में पढ़ेंगे। विंध्याचल जो है इधर पड़ेगा, और विंध्याचल बिहार तक भी उसके वन कुछ जाएंगे। और नीलगिरी की पर्वत जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो मिलाता है पर्वत श्रेणी, वो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहलाती है। तो वहाँ पर भी जो वन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दक्षिण जो भारत है उसमें 3 प्रकार के वन यहाँ पे क्षेत्र में दिखाई देगा। एक आपका पश्चिमी घाट, दूसरा विंध्याचल वाला एरिया में, ठीक है, नर्मदा ताप्ती की तरफ, और एक नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। सबसे बड़ी बात है कि आपका दक्षिण जो भारत है वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। ये वाला पोर्शन जो है उष्ण कटिबंध होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्षा होते रहेगी समुद्र के प्रभाव के कारण ये एरिया में, ठीक है। तो समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, इसलिए
यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय है। अगर ऊपर चले जाइएगा तो ऊटी वगैरह उधर ही है केरल की तरफ, तो वहाँ पर भी ऊंचाई वाला एरिया है, तो वहाँ पे वर्षा कम होगा, ठीक है, जिस कारण वन भी वहाँ अलग प्रकार के होंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय होगा। लेकिन जो नीचे वाला एरिया होगा तो वहाँ पे जो वन होंगे वो उपोष्ण या उष्ण कटिबंधीय वन होंगे, ठीक है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम घाट में इस तरह की वनस्पति पाई जाएगी। किस तरह का? तो उपोष्ण कटिबंधीय। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले जो चूंकि ऊंचाई पर है तो उसमें जो वन होंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय वन होंगे, जिसको सोलास के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछ देगा कि जो नीलगिरी या अन्नामलाई पे ऊंचाई पे स्थित जो वन होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, उसको किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसको सोलास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो सोलास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सोलास वनों में मेन रूप से आपको कौन कौन सा वृक्ष मिलेगा? तो मैग्नेलिया का मिलेगा, लेरेल का मिलेगा, सिनकोना, वेटेल, ये सब आपको आर्थिक महत्व वाले वृक्ष वहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद वेलांचली या अनूप वन, लिटरल या स्वैम्प फॉरेस्ट क्या है? ये वन कक्ष या ज्वारीय, संकरी, खारी या पंक मैदान में ज्वार नद मुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं, खास करके मैंग्रोव वन वगैरह हो गया। बंधे जल व ज्वारीय प्रवाह की संकरी खारियों से आरे तिरछे ये वन विभिन्न किस्मों के पक्षियों का एक प्रकार का कह सकते हैं वेटलैंड्स टाइप का, ठीक है, यहाँ पे स्थिति बनता है। ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन का डेल्टा, जिसको कि हम लोग मैंग्रोव वन भी कहते हैं, वहाँ पे आपको अत्यधिक विकसित होते हैं, ज्वारीय वन होते हैं ये। इसके अलावा ये वन महानदी, गोदावरी या कृष्णा नदी के जो डेल्टाई एरिया है जहाँ पे मोहना बन करके ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो वहाँ पर भी आपको मैंग्रोव वन दिखाई देगा। वेलांचली या अनुवन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन, ठीक है, या वेटलैंड्स वन भी बोलते हैं। 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड्स दिवस मनाते हैं। आर्द्र भूमि यानी जहाँ आसपास में आपको जल भी दिखाई देगा, तालाब, पोखर, नदी, झील दिखाई देगा, उसके आसपास के एरिया में बहुत सारी जैव विविधताएं और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं, ठीक है। इन्हें भी कई भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें तटीय वन, ज्वारीय, मैंग्रोव वन, ताजे जल वाले दलदली वन, तो ये सब मिल करके ही जो वन होते हैं वो आर्द्र भूमि वन कहलाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो जड़ें होती वो हवा में रहेगी, और हवा के ही जलवाष्प से, क्योंकि इस क्षेत्र में समुद्र के किनारे जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जो वायुमंडल में वायु में जलवाष्प है उसी से ये अपना जो है पानी निचोड़ लेता है, ले लेता है, ठीक है, पेड़ पौधे। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इन प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करता है, और ये वन कितना भी आंधी तूफान होगा तो उखड़ता नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें जमीन में होती ही नहीं है, ठीक है। और सभी पेड़ एक दूसरे से एकदम पकड़े हुए रहता है, जिस कारण से कितना भी आंधी तूफान आए तो ये पेड़ उखड़ते नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा जो वन है वो कई प्रकार के हैं। तो वन चैप्टर आपका जो है अच्छे से लगभग कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा हम लोग भारत का जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 उसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को देख लेते हैं, जो कि हमने इस नोट्स में आपको नहीं लिखा है, क्योंकि ये अपडेट होते रहता है। तो जो 2021 का जो वन का आंकड़ा है वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 2003 वर्ष पे ये आंकड़े आते रहते हैं, तो 2021 वाला आंकड़ा जो है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो है आपको ये 13 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुआ था, 21 वाला आंकड़ा 13 जनवरी 2022 को। उसके तहत क्या है कि जो रिपोर्ट है, तो भारत में टोटल वन आच्छादित जो क्षेत्र है, यानी आच्छादित जितने वन है, टोटल आच्छादित वन का जो क्षेत्रफल है भारत में टोटल प्रतिशत कितना है, तो 24.62% भारत में वन का क्षेत्र है टोटल। याद रखिएगा, अभी वर्तमान में जो वन आच्छादित क्षेत्र है भारत का टोटल भूमि का 24 ठीक है 24.62% है कुल वन टोटल क्षेत्रफल का। लेकिन अगर भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का हिस्सा आप देखेंगे, ठीक है, वनों का हिस्सा देखिए, वन आच्छादित मतलब हो गया कि जैसे कहीं कहीं पेड़ है, कहीं जैसे हमारे बिहार में भी कहीं कहीं पेड़ का गाछी वृक्षी है, नहीं बहुत सारा गाछ वृक्ष लगा हुआ है, पेड़ पौधा, तो वो भी एरिया काउंट हो जाएगा आच्छादित वाले में। लेकिन जब वन में हम काउंट करेंगे तो जो छीट फूट जो पेड़ पौधे उसको काउंट नहीं करते, टोटल जो जंगल है, जो सघन वन है, उसको हम लोग काउंट करते हैं।
तो उस स्थिति में भारत में अगर देखा जाए तो 21.71% जो है भौगोलिक क्षेत्रों में वन है। भारत के कुल भौगोलिक का 21.71% में क्या है, वन है। ठीक है, लेकिन अगर आच्छादित पूछ दे, ठीक है, टोटल जो आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है, जो मतलब वन जहाँ पे हैं पेड़ पौधे हैं, तो वो टोटल 24.62 है। ठीक है, लेकिन अगर पूछे भौगोलिक क्षेत्र में वनों का हिस्सा कितना है, टोटल वन, चूंकि वन क्या होते हैं, एक विस्तृत क्षेत्र होते हैं जिसमें वनस्पति भी विविधता होगा, जंगली जीव भी रहेंगे। लेकिन अब बिहार में जैसे कोई लगा दिया अपना, एक होता है ना गाछी बिरछी जैसे हम लोग बोलते हैं, तो अपना 2 कट्ठे के प्लॉट में 10-20 पेड़ पौधा लगा दिया, वो भी आच्छादित में आ जाएगा, लेकिन ये वन नहीं आएगा, ये वन में नहीं आता है। ठीक है, तो वैसे में वो 21.71% वन है और आच्छादित वाले में 24.62 है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछ देता आच्छादित, मार के आ जाते हैं भौगोलिक क्षेत्र वाला। तो आप कंफ्यूजन जो है नहीं कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब कहिएगा कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, पूरे मतलब भारत में सबसे ज़्यादा 1% वाला राज्य कौन सा है, तो 1 नंबर पे याद रखिएगा मध्य प्रदेश, एकदम नहीं भूलिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, टोटल क्षेत्रफल का लगभग 77,493 वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश में है। दूसरा स्थान है अरुणाचल, 5 राज्य का नाम मैं बता देता हूँ। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पहला नंबर पे मध्य प्रदेश कई बार पूछेगा। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है 66,431 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है। तीसरे नंबर पे कौन है, छत्तीसगढ़ है, जो कि छत्तीसगढ़ में जो वन है वो 55,717 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर है आपका ओडिशा का, 5 मैं बता देता हूँ, कई बार ये सीरीज वाला भी पूछ देता है ग्रेटर लेस देन करके। यहाँ पे 52,156 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद है आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में आपका 50,798 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा वाला 2 याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये पूछ सकता है। ठीक है, अब पूछ देगा कई बार, ज़्यादा ना पूछ के कम वाला पूछ देगा। तो सबसे कम जो वन है वो आपका जो है वो हरियाणा में है, याद रखिएगा। सबसे कम वन भारत में कहाँ पे हैं, तो हरियाणा में है, 1603 वर्ग किलोमीटर में ही है। उसके बाद पंजाब में है, पंजाब में आपका कितना है, 1847 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, उसके बाद जो है आपका गोवा में मात्र 2244 वर्ग किलोमीटर में है। तो सबसे कम वाले ये सब राज्य हैं जहाँ पे वनों की प्रतिशतता बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद अगर केंद्र शासित में पूछे सबसे ज़्यादा वन केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में सर्वाधिक है जो केंद्र शासित पूछे, तो वहाँ का 90.33% पार्ट में आपको वन ही है। दूसरा आपका केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम का जो है लगभग 84.53% में वन है, सबसे ज़्यादा में। और सबसे कम, ठीक है, न्यूनतम 5 वन आवरण प्रतिशत वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे या राज्य में आवरण वाला, ठीक है, न्यूनतम 5 वन आवरण वाले प्रतिशत में, तो सबसे कम में आपका लद्दाख में प्रतिशत के मामले में। उसके बाद आपका हरियाणा में है। ओवरऑल में तो हरियाणा है ही कम, लेकिन अगर प्रतिशत भी लगा दे तो उस समय लद्दाख हो जाएगा। मात्र 1.35% में ही वन है, तो ये याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा वन वृद्धि जो है, जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन वृद्धि हुई है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 647 वर्ग किलोमीटर में। तो ये थे महत्वपूर्ण आंकड़े जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यानी सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, जिसने कि वन की मात्रा की वृद्धि की है। और जो ह्रास किया है सर्वाधिक वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तेजी से अपने वन को ह्रास किया है, क्योंकि वन ज़्यादा है तो यहाँ के लोग ह्रास ज़्यादा किए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा 257 वर्ग किलोमीटर का ह्रास किया है। तो सर्वाधिक जो वन की मात्रा बढ़ी है आंध्र प्रदेश में, और सर्वाधिक ह्रास जो किया है वो अरुणाचल प्रदेश किया है। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे कम वन
ओवरऑल हरियाणा में है, सेकेंड स्थान पंजाब का है, जबकि प्रतिशत के मामले में सबसे कम वन लद्दाख में है। तो ये याद रखिएगा। और भारत में अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे है, जो कि ज्वारिया वन कहलाते हैं, तो मैंग्रोव वन में याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है। और 2114 वर्ग, जहाँ सुंदरवन का डेल्टा है, 2114 वर्ग किलोमीटर में आपका मैंग्रोव वन है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, सबसे ज़्यादा। सेकेंड स्थान है आपका अंडमान निकोबार का। तो ज़्यादातर पहला वाला ही पूछता है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। जो डाटा अभी हमने आपको लिखवाए ये महत्वपूर्ण है, याद ही हो गया होगा उम्मीद करते हैं। मैंग्रोव वन सर्वाधिक आपको कहाँ पे मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल में, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश में। प्रतिशत में सर्वाधिक जो वन है केंद्र शासित प्रदेश में आपको लक्षद्वीप में मिलेगा, ठीक है, उसके बाद मिजोरम में मिलेगा। और सर्वाधिक प्रतिशत में जो कम वन है वो लद्दाख में है। तो ये सब सारे महत्वपूर्ण आंकड़े थे जो कि हमने आपको 2021 का वन का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से बताया। अगर पूछेगा कि टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं भारत में, तो वो याद रखिएगा 18 है। 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो 18 है। लास्ट वाला जो है वो आपको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 18वां जो है, उसका जो निर्माण हुआ है यूनेस्को के द्वारा, सॉरी ये बना था आपका 18वां 2011 में, लेकिन यूनेस्को ने उसको मान्यता दी है कब, तो यूनेस्को के अंतर्गत वो आया है 2020 में। तो सबसे लेटेस्ट वाला ही पूछ सकता है आपको। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कब यूनेस्को के धरोहर में शामिल हुआ, वैश्विक धरोहर में, तो 2020 में। ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो 2011 में। तो ये लास्ट वाला आपको पूछता है, तो इसलिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वन से क्वेश्चंस अगर आएंगे तो यही सब प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, इस बात का फुल गारंटी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आगे हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे। आप लोग भी रीडिंग करके रखा कीजिए, नोट्स हमने आपको ग्रुप में दे दिया है। इसके बाद जो भी भारत की विभिन्न प्रकार की मिट्टी है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, सब के बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिट्टी पढ़ाऊँगा, तो आप लोग कम से कम उसको रीड करके रखिएगा, कहाँ लाल मिट्टी है, कहाँ काली मिट्टी है, कहाँ पर्वतीय मिट्टी है, वो सब मैप देख करके आप लोग रखिएगा, तो तेज़ी से आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।